अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, धान या चावल एक अहम फसल है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये फसल की पैदावार में इजाफा हो रहा है, ज़ेर काश्त रकबा भी इसका बढ़ रहा है और ये कपास जैसी फसल को भी अब पीछे छोड़ रही है ये फसल धान की। इस फसल से जो काश्तकार हैं उनको क्या मसाइल हैं और क्या फ़ायदे हो रहे हैं और बढ़ क्यों रही है इसकी काश्त, और अगर बढ़ रही है तो उसका जो रिज़ल्ट है उसका अल्टीमेटली फार्मर को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद साबिर साहब, जो डायरेक्टर ज़राअत तौसीह हैं मुल्तान के, और हमारे साथ शहजाद मकबूल मडल साहब हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं और राइस फार्मर भी हैं, और हमारे साथ राना जावेद साहब हैं जो राइस के ट्रेडर भी हैं, ब्रोकर हैं और साथ फार्मर भी हैं। तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले शहजाद साबिर साहब, चावल या धान की जो फसल है उसका ज़ेर काश्त रकबा बढ़ रहा है, क्या इंसेंटिवाइज़ किया है हुकूमत ने, अच्छा उसको रिज़ल्ट मिल रहा है, आमदन अच्छी है, या वैरायटीज़ का कमाल है कि जो उन्हें काश्तकारों की ज़रूरत को पूरा करें, पैदावार अच्छी एवरेज आ रही है? आप इस साल चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जमशेद साहब। राइस हमारे साउथ में उसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ट्रेंड, और एरिया इंक्रीज़ होने के साथ साथ चूँकि बरसात में पिछले 2 साल से बारिशें भी बेहतर हो रही हैं और राइस को बारिशें फेवर कर रही हैं, तो ज़मींदार कंफर्टेबल फील करता है कि उसको पानी को 2-3 अच्छे पानी मिल जाते हैं बारिशों की सूरत में, और पैदावार भी अच्छी आ रही है। वैरायटीज़ हमारे पास जो कायनात और एरी है वो अच्छे, जब बीज बेहतर है और मौसम बेहतर है और ज़मींदार तो हमारा हमेशा से मेहनती है और उसको रहनुमाई भी मिल रही है, तो पैदावार अच्छी आने के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है, इसलिए फिर वो एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। किस एरिया, किस फसल को ये रिप्लेस कर रहा है चावल? हमारे पास कंपटीशन में देखें, जो खरीफ की क्रॉप है उसमें हमारे पास कंपटीशन में तो कॉटन ही आती है। कुछ आप कह लें कि शुगर केन का एरिया भी हमारा इस दफ़ा इंक्रीज़ हुआ है और राइस का भी इंक्रीज़ हुआ, और डिक्रीज़ हुई है उसमें कॉटन में सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुई है, और उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास चूँकि कॉटन बेसिकली क्रॉप है खुश्क इलाके की, जब हमारे पास राइस और शुगर केन आया तो उससे कॉटन के ऊपर क्रॉप कम्प्लेक्स ज़्यादा हो गए, पेस्ट के अटैक ज़्यादा हो गए, बीमारियाँ ज़्यादा आ गई, तो फिर राइस जो उसके अल्टरनेट पे जहाँ जहाँ मीठा पानी अवेलेबल है, पानी के रिसोर्सेज बेहतर हैं ज़मींदार के पास, वहाँ फिर लोगों ने राइस लगाना शुरू कर दिया। अब बाकी को छोड़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कपास को छोड़ रहे हैं। जी, कपास का एरिया काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है इस साल, और इस दफ़ा तो फिर वैसे भी अच्छा पैदावार नहीं आ रही, तो अब और ज़्यादा मायूस हो रहा है। नहीं, हम इसके ऊपर नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं और हमारे इदारे भी मुसलसल काम कर रहे हैं। अब तो साउथ पंजाब में हमारे पास अलहदा से सेक्रेटेरिएट भी बन गया और इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और आज भी हम एक दो मीटिंग सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की हैं इसी की प्लानिंग के ऊपर का, हम कॉटन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। उस पर बात करते हैं, कॉटन के ऊपर आपसे बात जारी रहेगी। लेकिन शहजाद मडल साहब, रवायती तौर पे ये एरिया गंदम का है, कपास का रहा है, लेकिन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत पहले से राइस पे फोकस हो गए। आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं विद राइस, धान आप जिसे कहते हैं, और ठीक है, या कोई इश्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रिजवानी साहब। काश्तकार तो जितनी भी फसलात आई काश्त कर रहा है उसमें काफ़ी मसाइल हैं काश्तकार को, ज़मीन से लेकर पानी और पानी से लेकर जितने भी इनपुट्स हैं उसमें उसको काफ़ी मार्केटिंग के और मेयार का मसला है। लेकिन जो आप जैसे शहजाद साबिर साहब फरमा रहे थे कि राइस जो ज़्यादा बढ़ रहा है, शुगर केन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉटन हब था और कॉटन के यहाँ 2 इदारे बने हुए हैं जनूबी पंजाब में, कॉटन रिसर्च स्टेशन भी है, कॉटन फेडरल का भी इदारा बना हुआ है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बावजूद यहाँ कॉटन के हमें आज तक कोई भी मेयारी सीड नहीं मिला, जिसकी वजह से कॉटन पे ना कोई प्रोग्रेस हुई है। गुज़श्ता 1 दहाई से कॉटन डिक्रीज़ हो रही है, मार्केटिंग के भी मसाइल हैं। दूसरी बात है जो राइस का रकबा बढ़ रहा है उसका ये मसला है सर, हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
खरीफ के बाद अब कोई पहले सब्जियां काश्त होती थी या जैसे पोटैटो है आ गया था, फिर उसके बाद ये राइस की फसल थी। राइस में एक तो पेस्टिसाइड का जो है वो भी कम इस्तेमाल था, खादों का भी कम इस्तेमाल था, सिर्फ पानी है जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और काश्तकार अपना रकबा भी फारिग नहीं रख सकता। यहाँ पे आपको पता है जनूबी पंजाब में होल्डिंग कैपेसिटी है वो फार्मर्स की, लैंड होल्डिंग वो कम हो गई है। अब तकरीबन अगर 10 एकड़ रखता है तो वो उसके लिए बेचारा गुजारा नहीं होता, फारिग। कॉटन जो है वो बड़ी महंगी क्रॉप हो गई है, उसकी पैदावार भी नहीं आ रही, तो इस वजह से काश्तकार धान और कमान पे आ गया है। और दोनों जो है ना वो पानी ज़्यादा लेती हैं। बाकी इशू नहीं है पानी का सर, ये है हमारे पास जो जनूबी पंजाब है इसके साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक है। अपर पंजाब में धान के इलाकों में फ़ी एकड़ जो है ना सर 8 से 9 क्यूसेक पानी मिलता है फ़ी एकड़, जो वाटर अलाउंस इरिगेशन डिपार्टमेंट देता है। सिंध में 10 से 12 क्यूसेक है और जनूबी पंजाब में सिर्फ जो है ना सर 2 से 3 क्यूसेक है, ये जो नहरी पानी है। इसी तरह हमारे यहाँ जो ज़राई ट्यूबवेल हैं बिजली के, वो भी तकरीबन जनूबी पंजाब में 6 से 7 लाख हैं। ओवरऑल जो है ना वो अपर पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। जनूबी पंजाब क्योंकि ज़राअत का हब है और यहाँ मल्टी क्रॉप्स हो रही हैं, यहाँ जोनिंग नहीं है। अपर पंजाब में चले जाएं वहाँ 2-3 फसलें हैं, यहाँ तो अब हर फसल यहाँ काश्त हो रही है। मतलब धान भी हो रहा है, कमान भी हो रहा है, सब्जियात भी हो रही हैं, बागात भी हो रहा है, सिट्रस भी आ गया है, मैंगो भी हो गया है, लेकिन काश्तकार को डायरेक्ट कोई फसल सपोर्ट नहीं कर रही। अब धान जैसे अब काश्त हुआ है उसकी अब मार्केटिंग का मसाइल है। काश्तकार ने महंगे पानी, डीजल, महंगा डीजल से, महंगा बिजली से फसल काश्त की है और उसको जो उसकी इनपुट्स हैं, अब ना मैं अभी डिस्कस कर रहा था जनाब शहजाद साबिर साहब से कि नंबर ऑफ स्प्रे इस दफ़ा बढ़ गए हैं धान पे। अब मार्केटिंग क्या है कि अब शुरू में 2200 था रेट, जब फसल उतरी है अब 1600 पे कोई ख़रीदार नहीं है। 1600 रुपये पे कोई ख़रीदार नहीं है, काश्तकार इसको स्टोर भी नहीं कर सकता। इसी तरह अब कमान जो था पिछली दफ़ा ज़्यादा था तो उस वक्त मार्केटिंग के मसाइल थे, इस दफ़ा कम है तो रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो काश्तकार को सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना वो मार्केटिंग का होता है सर, वरना कॉटन भी अगर हम नहीं छोड़ सकते। आपके तो मार्केटिंग का मसला है क्या? आपकी कोई फसल रेट पर आकर रुक जाते हैं या आपका सर जो आपका जो ख़ास तौर पर ट्रेडर है, ब्रोकर है, वो आपको नहीं देता, ये राइस मिल्स खरीदारी स्लो कर देती हैं, मतलब क्या होता है सर? आपका मार्केटिंग का मसला है क्या? मार्केटिंग का मसला ये होता है सर, हमें जो जैसे अब धान है सर, धान अब हमारा तैयार हो गया है, हार्वेस्ट हो गया है, अब हमारी पैदावारी लागत फ़ी एकड़ जो 30 से 40 हज़ार रुपये है सर, और पानी जैसे मिला पैदावार यहाँ पे आपको क्या मिल रही है फ़ी एकड़ पैदावार? फ़ी एकड़ सर अब 30 से 35 एकड़ सर, 30 से 35 हाँ 30 से 35 मन जो है ना फ़ी एकड़ मिल रही है। तो वो जो है हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, हमारी जो पैदावारी लागत है, अब अगर 1600 रुपये में हम बेचेंगे सर फ़ी मन, तो वो तो उसमें तो उसका पानी का भी खर्चा नहीं निकलता। पेस्टिसाइड है सर, फर्टिलाइज़र है, खादें हैं, मतलब कि उस पर हमारा बीज का खर्चा है, ज़मीन की तैयारी है, ट्रैक्टर चलाए हैं, लेकिन वो हमें वो पूरा नहीं होता। अब जो बेचारे छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने ठेके पे ज़मीनें ली होती हैं, उन्होंने मुस्ताजरी भी पे करनी है, वो ये मसाइल हैं उसको ज़्यादा। गवर्नमेंट जो है ना, मैं सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए ना सर, गवर्नमेंट को चाहिए कि जब फसलें अब जोनिंग इलाकों से बाहर चली गई हैं तो यहाँ इम्तियाजी सलूक बंद करे। जो जनूबी पंजाब को जो सहूलियात अपना फसलें मिल रही हैं। अच्छा, इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस पे हम आपसे बात करते हैं, अभी बात करते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन आपने एक बात की कि मार्केटिंग के इशूज़ हैं जो आपने बात की। हमारे साथ राना जावेद साहब खानेवाल से, इनका ताल्लुक़ है, ये राइस के ब्रोकर भी हैं और फार्मर भी हैं। आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप खुद जब आप फार्मिंग करते हैं तो जैसे ये कह रहे हैं तो आप नुकसान में जा रहे होते हैं, फिर जब आप खुद ले रहे होते हैं अपने साथी फार्मर से, तो फिर आप रेट के हिसाब से कैसे, ख्वाहिश जैसे होती है फार्मर की कि उससे ज़्यादा रेट मिले, 2200 से अब फिर 700-750 पे आ गया, जैसे वो कह रहे हैं 1700 पे आ गया, ये जो फ़र्क है क्यों, आप कैसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जमशेद साहब। ऐसा है कि
फार्मर जो है वो जब पैडी को, मिसाल है कि सोइंग उसकी कर रहा होता है, ठीक है, वो मेहनत उसने करनी है। जिस टाइम इसकी कटाई का टाइम आता है ना, उस टाइम में उसको सब्र नहीं रहता बिल्कुल भी। अभी हमें जो अभी फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक तो मॉइस्चर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसके 3-4 चीज़ें हैं। किसी फार्मर से हम पूछेंगे यार आपने इतनी जल्दी क्यों कर ली, उसने कहा कि जी मैंने गंदम की बिजाई करनी है, अगर मैं लेट होता हूँ तो मैं तो रस्ट की बीमारी में आ जाऊँगा और मेरे लिए मसला बनेगा, आप इसको ले जाएं। पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है वो सब्ज़ दाना पैडी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले साल ऐसा नहीं होता था, अब की बार जो है ना वो 10 से 15% तो सब्ज़ दाना है। सब्ज़ दाने का मतलब ये है कि वो जो सब्ज़ दाना है ना वो चावल की शक्ल अख्तियार नहीं करता, वो जो साथ वाला जो उसका धान होगा वो उसको भी डैमेज कर देता है। और वो जब मिलर हम उसको देते हैं, वो मिलर के अंदर वो रिजेक्शन के अंदर उसको डल के उसका ज़ाया हो जाता है वो पैडी जो है बिल्कुल। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा मॉइस्चर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। राइस का जो रेट जो लास्ट में जाता है जब भी कोई फसल ख़त्म हो रही होती है, जब राइस का रेट नीचे आ रहा होता है, चावल का रेट टूट रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो पैडी का रेट भी ब्रेक हो रहा होता है। क्योंकि फसल ने आना है, एक आपके पास अरसा कलील के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसके रेट ने ज़ाहिर बात है रसद और तलब की वजह से बढ़ना होता है। जब रसद और तलब की वजह से अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा पड़ी होंगी, उसके अंदर आके जो है वो उसका फ्लक्चुएशन आती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। चावल का रेट जो है वो 52-53 पे भी गया है, अभी जो है वो 44 और 4200 के अंदर है। अब उसने जो है पैडी ने जो लेना है उसने उसी के हिसाब किताब से देख के उसको सेल आउट करना है। फिर हमारा जो है सबसे ज़्यादा मतलब हमारी जो चीज़ें ये मतलब चावल जो है इसका परचेज़र जो है वो KPK का है, वो यहाँ से परचेज़ करता है और वो बारानी मतलब पहाड़ी इलाके वाले जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे पड़ जाती हैं बारिशें, वो परचेज़र आता नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ना हर मिल के पास चावल जो है ना वो स्टॉप ओवर हो जाता है, उसके पास स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको परचेज़र नहीं मिलता और उसको सेलिंग नहीं होती है, उसकी बाइंग कैपेसिटी उसकी भी उसको कम करना होता है। फिर दूसरे जो फार्मर की तरफ से एजुकेट नहीं है, मतलब फार्मर ना हमारा जो साउथ पंजाब का जो फार्मर है, हमारे पास जो ये फसल अभी चेंज हुई है कपास के बाद, वो अभी तक एजुकेट नहीं है। कहाँ से एजुकेट नहीं है? सोइंग से लेके कटाई तक वो एजुकेट ही नहीं है। उसको लगाने के टाइम का, उसको बिजाई के टाइम का, उसको कटाई के टाइम का, उसको बिल्कुल अभी तक कोई एजुकेट नहीं। ये तो बड़ी आम बात। मडल साहब, फार्मर का ये जो है कि सेंस नहीं है उसको, अभी भी ये उसका अवेयरनेस नहीं है, अभी भी मानते हैं आप इस बात को? सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो अपर पंजाब की फसल है। हाँ। राइस जो जोन था वो अपर पंजाब में है, वहाँ पे रिसर्च इदारे में अर्ज कर रहा था कि जब काश इधर हो रही है, अब हमारे पास 99% ये राइस आ गया है कॉटन की जगह पे, और हमारे पास कोई इसका रिसर्च इदारा नहीं है, वो काला शकाकू में है। इसी तरह चलिए आपने जो बात की आपका इदारा नहीं है, शहजाद साबिर साहब कैसे गाइडेंस देंगे आप फार्मर को, ख़ासतौर पे ये जो है चावल या धान का जो काश्त करता है, और बात आप पर आ रही है, हुकूमत पे आ रही है, अवेयरनेस के वाले से आ रही है, साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर कि चावल के काश्तकार को अभी आगाही उतनी नहीं है जितनी अपर पंजाब के फार्मर के पास है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चावल का जो काश्तकार है, धान का जो काश्तकार है जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके का, उसको आगाही अभी उतनी नहीं है, अभी वो उतना ट्रेन नहीं है कि वो अपनी फसल को मैनेज कर सके बेहतर तौर पे। शहजाद साबिर साहब, आपसे सवाल ये है कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो यहाँ के चावल या धान के काश्तकार को कितनी आगाही दे रहा है, ये आप समझते हैं कि नहीं आपके प्रॉब्लम है आपके यहाँ वसाइल की वजह से? जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास मुल्तान डिवीज़न में 470 गांव हैं जहां चावल लगता है। अगर हमने 470 गांव कैलकुलेट किए तो उसके लिए प्लानिंग भी हमने की है। 470 गांव में हमारे पास हमारा प्लान था कि शायद हमारे पास कोई 2,60,000 एकड़ पे चावल लगेगा, चावल की फसल लगेगी। वो हमारे पास लगी है 3,17,000 एकड़ की।
सो उसी के हवाले से, उसी के मुताबिक हमने सारी प्लानिंग की होती है। हम गांव-गांव में जाते हैं, जो जहाँ चावल लगता है तो फिर गांव में जाके वहाँ हमारा ऑफिसर जो है, वहाँ चावल के लोग जो चावल उगा रहे होते हैं, उनको बाकायदा जब 2 दफ़ा वो जाता है वहाँ। एक दफ़ा जब पनीरी लग रही होती है तब वो जाता है और वो उनको बताता है जाके कि उन्होंने पनीरी लगानी कैसी है, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनकी पनीरी लगानी है, फसल लगानी है, और पनीरी कौन से टाइम पे लगानी है। ये एक पूरा पैकेज है जो उसमें हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में होता है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो गांव-गांव जाके उसकी टेक्नोलॉजी उसको फराहम करते हैं। फिर जब पनीरी बड़ी हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम किसान को ये बताते हैं कि उसने ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ज़मीन को कैसे तैयार करना है, और पौधों की तादाद कितनी रखनी है। सो ये सारा पैकेज जो है ज़मींदार को बताया जाता है, और ये पैकेज बताने के साथ साथ ही इसीलिए जब किसान को प्रॉपर रहनुमाई मिल रही है तो ना सिर्फ एरिया भी बढ़ रहा है बल्कि पैदावार भी बढ़ रही है। सही। अच्छा, आपने कहा कि आप ये कर रहे हैं जी शहजाद मरल साहब, आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो टीम है, जो फील्ड स्टाफ है, वो वाकई गांव-गांव जाकर फार्मर को जो चावल धान के फार्मर को वाकई आगाही दे रहा है? रिजवानी साहब बिल्कुल ऐसा ही है। इनके लिटरेचर भी आते हैं, इनका रज़रातनामे भी ख़ुसूसी तौर पर उस वक्त जैसे नर्सरी की तैयारी के लिए भी बताया जाता है, फार्मर्स डे भी मनाए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से जो डिस्टिंक्शन है, अपर पंजाब में उसी तरह की सहूलियात हैं। अब वहाँ पे मशीनरी है, वहाँ पे फार्मर्स को वो मशीनरी दी जाती है सरकारी तौर पे, मतलब कि वहाँ रिसर्च होती है मशीनरी पर। अब नर्सरी की तैयारी की मशीनरी है, वहाँ अब प्लांटेशन दोबारा जो होती है नर्सरी से शिफ्ट करते हैं, वहाँ भी वो मशीनरी है। अब यहाँ का फार्मर्स के पास तो नहीं है कोई इस तरह की। फिर वो सोइंग के लिए अब अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो सोइंग अब हमारे पास तो होती है ना सर, पानी में ख़वातीन लगाती हैं, वहाँ पे अब ड्राई हो रही है प्लांटेशन। बाज़ों का तो वो डायरेक्ट जो है ना सीड जो है ना वो जिस तरह हम फेंक देते हैं, छटा करते हैं, गप शट करते हैं, उसी तरह का भी कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है चीज़। ये अपर पंजाब में ज़्यादा है, जहाँ वो फार्मर जो है, राइस का फार्मर, वो ज़्यादा अवेयर है वहाँ पे। हम तो सिर्फ ये है कि कॉटन हमारी जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से हम मजबूरन आप इसमें शिफ्ट हो रहे हैं जो है ना वो हम काश कर रहे हैं। आप तो ज़ाहिर मुल्तान के अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों से ये माल लेते होंगे, धान के फसल लेते हैं, ख़रीद करते हैं। तो जो बात मरल साहब कर रहे हैं वो ऐसे ही है कि मुख्तलिफ इलाकों में टेक्नोलॉजी का और ट्रेनिंग का फ़र्क है। जैसे इन्होंने कहा कि अब वहाँ छट्टा होता है, मतलब ऐसे फेंका जाता है बीज को, और ड्राई उस ज़मीन पे फेंक कर उसको उगाया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ तो रवायती तौर पर पहले इतना पानी खड़ा किया जाता है और उसमें जाकर एक एक बीज को लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है आपका उनके साथ जो रब्ता है वो किस तरह का है? ये हमारे पास जो सोइंग हो रही है ना रिजवान साहब, इस तरह है कि हम लोग, मैंने पहले ही शुरू में ये कहा था कि हम लोग एजुकेट नहीं है अभी साउथ पंजाब में ना, और हमारे बाद अभी हम यहाँ तक तो मियाँ चन्नू और खानेवाल एरिए तक या मुल्तान एरिए तक कुछ ना कुछ 25-30% एजुकेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप इधर डेरा गाजी खान साइड पे चले जाएं, ये मेरे ख्याल 2 साल पहले से उन्होंने सोइंग शुरू किया, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इसको करना कैसे है। अभी जो ये जो ख़वातीन के ज़रिए लगाया जाता है, ये 60 से 65 हज़ार बूटा इसको लगाती है। चाइना एक मशीन लेकर आया है, उसको जो है वो पनीरी उसकी काश्त होती है, वो 1 लाख बूटा लगता है, 1 लाख बूटा, और उसकी जी बिल्कुल, और उसकी डायरेक्शन उसको शुमालन जनूबन रखा जाता है, जो कि उसकी हवा का जो है उसको वो मिलती रहे और उसकी सोइंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाए। हम लोग, अफसोस की बात है, लोग जा रहे हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं फसल को, हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। हमारे पास 50 मन कपास थी और आज हमारे पास 5 मन 6 मन है पर एकड़। हमारे पास 60 मन वीट थी और आज हमारे पास 35 से 40 मन है। हमने जो यहाँ पे धान को उठाया वो 50 से 60 मन उठाया, शहजाद साहब को पता होगा। आज 35-40 से ऊपर की एवरेज नहीं है, और वो 35 बिल्कुल। क्यों? ये जाहिर बात है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो फुकदान है वो सीड का है। फार्मर को इतना ही नहीं एजुकेट किया गया कि बराए मेहरबानी आप अपना जो धान है उसको मत रखो, बल्कि सीड को ग्रेडिंग करवा के या ग्रेडिंग शुदा सीड जो है उसको इस्तेमाल करें। अब अपना जो रखते हैं इनको ये पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है।
आप रिजवानी साहब अगर उस सीड को रखेंगे और उसकी सोइंग करेंगे, उसकी जो लेंथ है ना वो कम हो जाएगी। अच्छा। और उसको बार बार अगर करेंगे तो वो चोबा बन जाएगा, मतलब हमारी पंजाबी जुबान में उसको चोबा कहते हैं। वो रेडिश के अंदर चला जाएगा और वो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले तो जरूरी है कितने परसेंट शहजाद साहब जो काश्तकार है धान का, वो अपना ही धान को जो उसने सेव किया होता है उसी को दोबारा से मैनेज करने की कोशिश करता है बीज के हवाले से, जैसे ये बात कर रहे हैं वैसे ही है क्या? ये जो प्रैक्टिस है इसे आप डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? जी धान का बीज मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि डीरेगुलेटेड बिजनेस है सारा से। धान के बीज की कोई कमी नहीं है। देखें अब हमारे पास 46 लाख एकड़ के टारगेट के अगेंस्ट हमारे पास धान लगा है 58 लाख एकड़ के ऊपर। सो इतना डिफरेंस अगर सीड अवेलेबल है तो वो लगा है। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन अगर सीड अच्छा अवेलेबल ना हो तो एवरेज प्रोडक्शन नहीं आती। हमारी एवरेज प्रोडक्शन जो साउथ की है वो गंदम में तो हम 37 के करीब जा रहे हैं, 18-19 के करीब कॉटन में एवरेज आ रही है। और इसके बाद राइस की जो पैदावार एवरेज हमारी है वो 35 से 40 के दरमियान फॉल करती है। डेरा गाजी खां में शायद चावल जो कच्छी कनाल है या डीजी खां कनाल है उसकी दोनों साइडों पे सेम की वजह से हमसे कोई 12-14 साल 15 साल पहले भी वहाँ राइस बड़ा अच्छा ग्रो होता था। डीजी खां अगर डिवीज़न की हम बात करें या डीजी खां डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ख़ास तौर पे जो खोसा ट्राइब है उसमें राइस की बहुत अच्छी फसल होती है। इसी तरह से हमारा जो खानेवाल का एरिया है, बिहाड़ी हमारा बड़ा अच्छा राइस होता है। खानेवाल में हमारा अच्छा राइस होता है। मुल्तान और लोधरा में हमारा राइस कम होता है। और खानेवाल और जो बिहाड़ी के लोग हैं उनको राइस के क्रॉप के बारे में अवेयरनेस भी बेहतर है। ये नहीं हम कह सकते पहले उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने पहले शुरू कर दिया, इसलिए उनके ट्रेंड सेट्स हो गए। उनको पता है कि उन्होंने बीज कहाँ से लेना है, उनको पता है कि उन्होंने सोइंग कब टाइमली करनी है, नर्सरी कब लगानी है। सम टाइम हमारे बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो एट द टाइम डिसाइड करते हैं कि हमने राइस की क्रॉप पे शिफ्ट होना है। जैसे इस दफ़ा बहुत सारा हुआ, हमारे पास काफ़ी ग्रीजिंग ट्रेंड आया राइस का। फिर उनके पास उस वक्त नर्सरी नहीं होती, वो फिर नर्सरी किसी दूसरे फार्मर से लेके लगाते हैं। अब उस वक्त अगर जितनी मसला खड़ा होता है, नहीं कोई मसला नहीं होता, वो उनको डिसाइड करना होता है कि जितनी नर्सरी उनको अवेलेबल हुई है आप उतनी ही जगह पे नर्सरी लगाएं। अगर 2 एकड़ की नर्सरी अवेलेबल है तो 2 एकड़ ही लगाएं। ये ना करें कि 2 एकड़ की जो क्रॉप है नर्सरी को ज़्यादा एरिया पे ले जाएं। तो प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन रखना, उस जो प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं उनकी पैदावार हमेशा से बेहतर आ जाती है। सही। शहजाद साहब, इस सारी प्रैक्टिस को कि जैसे राना साहब ने बात की कि यहाँ का फार्मर उसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उस प्रैक्टिस को बीज सर्टिफाइड बीज की बजाय खुद मैनेज करने की कोशिश करता है, ये तो गलतियाँ फार्मर की हैं यहाँ पे या नहीं? सर बीज तो ज़िम्मेदारी महकमा ज़राअत की है, पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, लेकिन यहाँ पे महदूद लेवल सतह पे आता है जो, जबकि काला शाह काकू में या गुजरांवाला में गुजरात में जो इसकी वैरायटीज़ हैं वो तो मेरा यहाँ तो हमारे पास मेरा ख्याल है जो अप्रूव्ड है वो आता है। वहाँ तो अनअप्रूव्ड भी बहुत ज़्यादा काश्त होता है वहाँ पे। और वहाँ जो वैरायटी है वो मेरा ख्याल में राना साहब को बेहतर पता होगा कि वो हमारे ज़्यादा पैदावार इस वजह से है कि वो हाइब्रिड सीड भी वहाँ आ गए हैं। हमारे पास तो वही इरी 6 इरी 9 और कनात यही चल रहा है। ये तो आगे सीड की बात। दूसरा है सर जो पानी का है वहाँ पे आप देख लें तमाम नहरें हैं सर पुख्ता हो चुकी हैं और वहाँ सालाना नहरें हैं। हमारे पास सारी शशमाई नहरें हैं, मतलब कि हमारा कुछ इलाका सारा शशमाई नहरों का है। अब शशमाई नहरें सर वो गर्मी में बंद हो जाती हैं। और पहले ही अर्ज़ कर चुका वाटर अलाउंस जो है वहाँ फी एकड़ 8 से 10 है, हमारे पास सिर्फ 2-3 है। इस तरह ये जो है ना डिफरेंस सर, वहाँ मराद ज़्यादा है और यहाँ कम है, इससे भी हमारी पैदावार कम हो रही है। दूसरा सबसे सर ये है, देखें गवर्नमेंट, अब देखें सर आप भी गाड़ी चलाते हैं रोड पे, हम भी चलाते हैं, टोकन पे करते हैं। कभी आपने रोड में आप बनाए तो आपको डीसी साहब ने या एससी साहब ने कहा कि जी आप इसमें शेयर डालें, ये रोड बन रहा है आप इसमें शेयर डालें। फार्मर बेचारा जब अपना वाटर कोर्स या खाला बनवाएगा तो वो उसमें गवर्नमेंट कहेगी जी आप 20-80 के रेशो से आप अपना शेयर जमा करें। हालांकि फार्मर सर इनडायरेक्ट 17 टैक्स दे रहा है
ज़राई टैक्स के अलावा जो है वो डायरेक्ट 17 टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो पे करता है वो फार्मर है, लेकिन उससे हर चीज़ में शेयर लिया जाता है। जी आपने अगर अपना खाला पका कराना है तो मतलब 20% आप दें। इसी तरह जी आपको ज़राई इनपुट्स दी जा रही हैं, लैंड लेजर लेबरर। अब ये जो धान है ना सर, इसके लिए मशीनरी बेहद ज़रूरी है। राणा साहब ने जैसे फरमाया, हमारे पास जैसे पॉपुलेशन है प्लांट की वो क्यों कम है, इसी वजह से तो हमारी पैदावार सही नहीं आ रही। हमने 60,000 से ज़्यादा 65,000 लगा लेना है, जबकि वहाँ 1 लाख प्लांट लग रहा है सर। तो ज़हरी बात है, चाइना में अब गुजरांवाले भी इसी तरह है सर, हर चीज़ मशीनरी से हो रही है वहाँ पे। तो हमारा जनूबी पंजाब का काश्तकार तो हमारे अडॉप्ट नहीं कर रहा। नहीं अडॉप्ट नहीं सर, यहाँ गवर्नमेंट सहूलत दे ना सर। अब देखें ना, यहाँ मशीनरी मिल रही है जी, अब 1 लाख का अगर वो मिल रहा है, सॉरी सपोज 6 लाख का लैंड लेवल दे रहे हैं, उसमें जी लेज़र लेवल के लिए इन्होंने कहा जी 3 लाख आप खुद दें। गवर्नमेंट ने कहा आप भाई आप टैक्स ले रहे हो, चलो उसको मेहरबानी करके ये मशीनरी दो। अब यहाँ पे मशीनरी टैक्स अब पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था कि हर यूनियन काउंसिल पे ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है हम देंगे। अब यहाँ पे महदूद कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, सही है, और वो हमारे राइस प्राइवेट है तो काफ़ी चार्ज करते हैं, प्राइवेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सर, 6 से 7 हज़ार रुपये फी एकड़ उसकी वो लेबर कास्ट है। इस यहाँ जाके ना फिर काश्तकार का दिल बर्दाश्त हो जाता है, और वो ये फिर ये फसलें कम काश्त करता है, या वो हाथ से ही करता है। हाथ से काश्त करने से फिर उसको वो पैदावार पूरी नहीं आती, वक्त ज़्यादा लगता है, फिर मार्केटिंग के मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो स्टॉक करता है तो वो फसल हीट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और जब ख़राब होती है तो फिर मार्केटिंग को ख़रीदार नहीं होता। ये मसाइल हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे अगर एक सूबा है या दूसरा सूबा बन गया है, अल्लाह करे बन जाए, तो उसमें ये चीज़ें नहीं, सूबा नहीं बना, सेक्रेटेरिएट बना, मतलब सेक्रेटेरिएट बना है, तो सर यहाँ बराबर की मराद दी जाए। शहजाद साहब ने क्योंकि कहा है कि सेक्रेटेरिएट बनने का फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा ज़राअत में फार्मर्स को किस हद तक हो रहा है या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। लेकिन आज छोटी सी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आज धान या चावल की फसल की काश्त के हवाले से और उसकी पैदावार के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि इस फसल की काश्त में मशीनरी का किस हद तक अमल दखल है और क्या होना चाहिए, उसका फ़ायदा किस तरह हो सकता है, इस पर बात हुई थी। राणा जवेद साहब, आपके पास जब आप ख़रीदते हैं ये राइस, ये धान, तो आप क्या समझते हैं कि जो फार्मर है, आपने पहली बात की, वो आपको कौन सा सीड है जो सबसे कामयाब है और फार्मर ज़्यादातर वो काश्त कर रहा है, या अच्छा सीड इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है जनूबी पंजाब का फार्मर, वो कौन सा है? इसमें सबसे जो मतलब हमारी जो इंटरनेशनल फसल गिनी जाती है, मतलब जो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, वो है कायनात। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा जो परचेज़र है वो ईरान है, आपका अफ़गानिस्तान के रास्ते या पाकिस्तान से यूएई जाता है। अच्छा, जून और जुलाई में जो है वो यूरोपियन जो है वो इसकी टेस्टिंग करके फिर ये वो लोग उसको यूज़ करते हैं। और ये तमाम जो मतलब कंट्रीज़ हैं ये लेके जाते हैं सेले को, यानी कि पक्की आप बोल सकते हो, पक्की बासमती जो बोलते हैं उसको, ब्राउन राइस। अच्छा, इसमें भी इन्होंने 2 किस्म की वैरायटीज़ की थी। एक को इन्होंने नाम दिया था 1121 कायनात का, और एक को नाम दिया था इन्होंने 1509 का। अब जो 1121 जो थी वैरायटी वो पहले आई थी, इसके बाद इन्होंने मतलब 1509 किया था। लेकिन चाहत जो है वो ज़्यादा जो पकाई जिसकी है, चावल हमेशा मिलर का जो सेल होता है वो पकाई की बेस पे होता है कि उसने मतलब लेंथ उसकी कैसी है, उसकी शक्ल उसकी कैसी है, या उसमें खुशबू वगैरह को देख के फिर अगला ऑर्डर दिया जाता है। वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो उसको तमाम को यानी कि देख के उसको लिया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पिछले साल सुपर कर्नल का रेट बड़ा हाई चला गया था। उसकी वजह ये थी कि कच्चे में थोड़ी सी तेज़ी थी। लास्ट 5 ईयर से सुपर को लोग छोड़ते जा रहे थे और वो आ रहे थे कायनात की तरफ। यहाँ फिर मैं वही एजुकेट की बात करूँगा कि इतनी को भेड़ चाल है कि वो देख के ना कि एक फार्मर हमसाया जो है उसको वो लगा रहा है, ठीक है जी मैंने भी लगाना है, वो अपनी ज़मीन को देखता ही नहीं है कि इसमें क्या ज़रूरत है। हुकूमत जो है वो डिवाइड नहीं कर रही। हमेशा से बात यह है कि हमारे साउथ पंजाब में राइस का होना और कॉटन का ख़त्म होना हमारे लिए अलमी है।
राइस का होना अलमी है, अलमिया है ज़्यादा होना। वजह, बिल्कुल वो इसकी वजह यह है कि हम गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है उसको तबाह कर रहे हैं। 60 लाख गठड़ी जो है वो आपकी अमेरिकन कॉटन आ रही है, सबसे बड़ा। लास्ट 2 वीक पहले से आप फिगर्स उठा के देख लेंगे, सबसे बड़ा परचेज़र पाकिस्तान रहा है अमेरिकन कॉटन में। परचेज़र कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो परचेज़ कर रहा है। ये आएगी तो वो कॉटन का जो है वो इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि पहले सबसे पहले अपनी फसल तो किसी तरीके से संभाल ले, उसके बाद इनको ऑर्डर्स दे ले। अब हमारे पास तमाम मंडियां भरी पड़ी हैं, कॉटन का सेल है ही नहीं, खरीद नहीं रहे। क्यों? उसमें 2 इश्यूज आ रहे हैं, क्वालिटी डैमेज है, क्वालिटी के बड़े इश्यूज हैं। लेकिन खैर वो तो अब कॉटन पे चले जाएंगे, हम राइस को छोड़ के, तो हम तो ज़रा राइस पे रह जाएं। कायनात जो है वो हमारे है। अच्छा, उसमें कायनात में भी हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है इस टाइम में, फार्मर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपके प्रोग्राम के ज़रिए उनको ये बताऊंगा कि बराए मेहरबानी उसमें 3-4 चीज़ें आप करें। सबसे पहले तो आप उसको जो फसल को है, ये जो हमारी जो थिंकिंग बनी हुई है ना कि जी इसको अगर हम ज़्यादा दिन खड़ा रखेंगे खेत में तो वो जो है ना वो गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। पहले ये होता था कि वो हाथ से कटाई करते थे, हाथ से कटाई करके उसको खुशक करके उसके बाद फिर उसकी चढ़ाई करते थे। अब वो हरा दाना, सब्ज दाने को चढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वजन लेने के लिए। खुदारा उस फसल को डैमेज मत करें। अगर मैं परचेज करने नहीं जाऊंगा, अब उसकी ढेरी बनी हुई है, उसने अंदर से हीट होना है, हीट होने के साथ उस चावल ने रंग खत्म करके रेडिश होके काला पड़ जाना, वो किसी काम का नहीं है, किसी के खाने का नहीं। शहजाद साहब, कुछ फार्मर्स को आप किस तरह सीखेंगे? आप इस तरह की जो खास तौर पर शिकायत दे रहे हैं राणा साहब। अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की सतह पे या कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसे बन जाएं राइस के, या सब स्टेशन बन जाएं, अगर पूरा इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते, सब स्टेशन बन जाएं जहाँ अवेयरनेस दी जाए कि वैरायटी ये काश्त करें, फिर हमें बताया जाए कि एक्सपोर्ट वैरायटीज़ ये हैं, उसकी मार्केटिंग इस दफ़ा ज़्यादा है। लेकिन सर अब बाज़ ममालिक एक शेड्यूल देते हैं फार्मर्स को, भाई इस दफ़ा हमारी इतनी ज़रूरत है राइस की, आप इतने एकड़ काश्त करें। ऑयल सीड में इंडिया में सर पाबंदी है कि हर फार्मर 1 एकड़ ज़रूर काश्त करेगा ऑयल सीड का एकड़, ताकि वो अपने खाने का भी ऑयल सीड तैयार करेगा, कुकिंग ऑयल, और दूसरों के लिए भी। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हम तो बस ऐसे भेड़ चाल, जैसे इन्होंने कहा है कि देखा देखी एक वैरायटी साहब ने काश्त कर दी, वो एक्सपोर्ट हो गई तो ठीक है, वरना वो भी डंप होकर पड़ी रहेगी और मार्केटिंग में मसाइल आ गए। और गवर्नमेंट को चाहिए, जो इदारे एक्सपोर्ट करने वाले हैं बिलखुसूस जो ये ज़रूरी अजनास के, वो हमें बताएं कि इस दफ़ा हम राइस कायनात है या सुपर कर्नल है, जो भी वैरायटी है, इतनी एक्सपोर्ट करनी है, इतनी ईरान को देनी है, इतनी इराक को देनी है, इतनी अफगानिस्तान जानी है, उसके मुताबिक फार्मर्स तैयार हो। शहजाद साहब, जैसे शहजाद से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 बड़ी किस्में हैं, ख़ास तौर पे आपने सुपर बासमती की बात हो रही थी बार बार, और फिर कायनात की बात हुई। कायनात वो है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है और सुपर बासमती लोकल मार्केट में। तो हमारे यहाँ जो नॉन बासमती जो चावल है उसकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ कास्ट ज़्यादा नॉन बासमती हो रहा है या बासमती हो रहा है? जी, हमारे पास बासमती चावल ज़्यादा काश्त हो रहा है। वो इसलिए ज़्यादा काश्त होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ भी हमारे लोग पाकिस्तानी गए हैं या इंडियन लोग हैं, वो बासमती चावल को पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मार्केट है, जितनी मार्केट्स हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा ईरी और जो वो मुल्क जो ईरी खाते हैं वो एक अलग डिफरेंट कैटेगरी है। मतलब चाइना है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, ये ईरी चावल को ज़्यादा, ईरी में ग्लूटेन ज़्यादा, या वो वैरायटीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा हो। वो उनका खाने की हैबिट की वजह से वो हम जहाँ एशियन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ ख़ास तौर पे इंडो पाक के लोग हैं, वहाँ जी बरसगीर के लोग हैं, वहाँ ज़्यादा हमारी जो राइस की वैरायटीज़ हैं, जो जैसे कायनात है या सुपर है, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें सुपर में अरोमा की वजह से चावल बेहतर पकता है, कायनात का चावल बेहतर पकता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है चावल पकाने में और खुशबू में, वो फिर जो है ना चीज़ें लोग बेहतर पसंद करते हैं। इवन अब चाइना में हमारी जो ट्रेड है, चाइना में जितनी हमारी ट्रेड जा रही है, वो उसमें बासमती का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाई डे इसमें बासमती का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है।
और चाइना में भी जितनी होटलिंग है या जो एलीट क्लास है वो बासमती को पसंद कर रही है। सही। तो ये हमारी एक डिस्टिंक्शन है इंटरनेशनल मार्केट की बेसिस के ऊपर कि इरी और बासमती की जो डिमांड है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा राइस कौन से एरिया में जा रहा है, कौन से इलाके में जा रहा है। हालांकि जब फिगर देखते हैं तो नॉन बासमती जो वैराइटीज़ हैं उनकी मांग भारत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वो ज़्यादा हो रही है। नहीं, हमारी बासमती ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन फिगर तो नॉन बासमती की तरफ जा रहे हैं। नॉन बासमती इसलिए कि मैं बता रहा हूँ कि चाइना के हम जब फिगर देख रहे हैं तो हमारी नॉन बासमती की ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो इंक्रीज़ नहीं कर रही। बासमती की ट्रेड इंक्रीज़ कर रही है, नॉन बासमती की एक जगह पे आगे स्टेगनेट हो गई है, और उसके बाद जो बासमती की ट्रेड है वो इंक्रीज़ कर रही है। वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ज़्यादा जो फार्मर है हमारे यहाँ अब इस वक्त जो काश्त है ज़्यादा इस वक्त इस सीज़न में कौन सी ज़्यादा हुई है? इस वक्त हमारी इस वक्त जो हार्वेस्टिंग हो रही है वो मोस्टली टोटल बासमती राइस है, जो हमारा अब स्टैंडिंग राइस है। इरी की जो हार्वेस्टिंग है वो तो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, उसकी मुकम्मल हो जाती है हार्वेस्टिंग। अच्छा जैसे आप बार बार बात कर रहे थे कि आपके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है उस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर ली है अपर पंजाब वालों ने। अगर हम आपकी बात को फिर शहजाद साहब की मैं आता हूँ कि ये जो मशीनरी की अवेलेबिलिटी है इस इलाके के लोगों को वो आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? शहजाद मकूल साहब ने 2-3 बातें की हैं। एक तो कंबाइन हार्वेस्टर की बात की है, वो गंदम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी उन्होंने बात की है मशीनरी, स्विंग वाली मशीनरी की। इन्होंने हार्वेस्टिंग वाली मशीनरी की बात नहीं की। दोनों चाहिए जी। राइस के लिए हार्वेस्टिंग की मशीनरी डिफरेंट है, कबूटा टाइप मशीन होती है जिससे हार्वेस्टिंग होती है। मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने 1996-97 से लेके अब तक बारहा ये कोशिश की कि हमारा राइस का फार्मर मशीनरी के ऊपर आ जाए, नहीं आया। तो नहीं आया। और हमें जो सक्सेस मिली है वो लास्ट ईयर जब हमने एक दोबारा से मशीनरी के ऊपर प्रोजेक्ट राइस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर थी। और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर इसलिए हुई है कि लोगों ने अपने तौर पर जब मशीनरी इंपोर्ट करनी शुरू हुई, लेबर के प्रॉब्लम्स हमें आने शुरू हुए, तो तब हमारी मशीनरी की एक्सेप्टेंस जो है ना वो मार्केट में आनी शुरू हुई है। जहाँ जहाँ लेबर के मसाइल आते जाते हैं वहाँ लोग अल्टरनेट सोर्सेज पे चलते हैं। हम अब चूँकि वो मेजर एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, हमारे पास तो अब देखें 58 लाख एकड़ में से हमारे पास मुल्तान में 3 लाख एकड़ लगा है, तो बाकी का काफ़ी सारा जो 50 लाख एकड़ या 40-45 लाख एकड़ है वो वहीं लगा है। तो वहाँ जब फार्मर को प्रॉब्लम आते हैं तो फार्मर फिर उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए फिर उसे करना पड़ता है, उसके अल्टरनेट सोर्सेज पे जाता है। और मेनली ये जो प्रॉब्लम आया, 2 प्रॉब्लम है उसमें। एक तो जब लेबर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करती थी तो प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती थी, जो हमारी रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट को 80, हम कहते हैं कि 80,000 पौधा जो है ना एक एकड़ में होना चाहिए। अब वो पौधे जब पूरे नहीं होते थे तो फिर एक लेबर का मसला आ गया। जब लेबर का भी प्रॉब्लम आया तो लोग फिर आप देखें कि ऑलमोस्ट कोई हमें डिपार्टमेंट को ये काम करते हुए, इसके ऊपर काम करते हुए 20-22 साल हो गए थे। उसके बाद जो है ना वो एक्सेप्टेंस आई है। अब जब एक्सेप्टेंस आई है तो डेफिनेटली जब हमारे पास साउथ में अपना सेंटर में अगर एक्सेप्टेंस आ गई है तो मुल्तान डीजी खां में जैसे जैसे लोग इसकी कास्ट को बढ़ेगी तो डेफिनेटली मशीनरी जैसे कंबाइन हार्वेस्टर अब यहाँ अवेलेबल है, सब तक सपोर्ट कर सकती है। जी, गवर्नमेंट मशीनरी की फराहमी या उसे रेंटल बेसिस पे या उस इलाके में अवेलेबल तो हो, उसकी वो बात कर रहे हैं। जी। देखें जब गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो वो देखती है कि वहाँ कितने फार्मर हैं जो मैक्सिमम मासेस में उसकी एक्सेप्टेंस वहाँ मैक्सिमम आए और उसका इम्पैक्ट भी मैक्सिमम आए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास तो पिछले 2 साल में राइस की इंक्रीज़ आनी शुरू हुई है, जैसे ही हमारे पास कॉटन जब गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किए अपने 2 साल पहले या 3 साल पहले, जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने राइस के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दिया अपने कि ज़िमींदार को कन्वर्ट किया जाए मशीनरी के ऊपर ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए जैसे हम मशीनरी पे आए तो राइस एरिया, जब कोर एरिया जो राइस है उसके ऊपर कंसंट्रेशन की गई और उसको ये मशीनरी जो फार्मर को दी गई है उसके ऊपर सब्सिडी भी है, उसके ऊपर फिर डिफरेंट नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं राइस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये इसमें ये हम साउथ पंजाब के राइस एरिया को अगर फोकस कर लें तो जी उसमें उसके क्या हालत?
हम नहीं, साउथ जैसे- पंजाब के राइस एरिया को अगर हम टारगेट कर लें तो नहीं, हमारे पास साउथ पंजाब में जो हमारे पास, हाँ डेफिनेटली, जब जैसे ही इसका भी जो हमारे पास एक सब्सिस्टेंस लेवल आ जाएगा तो यहाँ भी चीज़ें ये आ जाएंगी। जैसे मतलब गन्ना है, गन्ना अब उधर उस एरिया में कम होता है, हमारे पास यार कम, तो गन्ने की मशीनरी, गन्ने के प्रोग्राम जो हैं वो फिर इस एरिया में ज़्यादा चल रहे हैं। सो जैसे जैसे क्रॉप्स की ज़्यादा एकड़ेज होती है, उसके हिसाब से फिर फार्मर्स को अवेयरनेस देने के लिए, देखें जब 1 लाख एकड़ के ऊपर फार्मर एक ही तहसील में या एक डिस्ट्रिक्ट में सोइंग कर रहा है, तो उसको हमने डेमो देना होता है कि ये एक मशीनरी है, इसको आप देख के फिर ये, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर अब गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, कंबाइन हार्वेस्टर का कंबाइन हार्वेस्टर का एक टोटल बिजनेस प्राइवेट सेक्टर का। इसी तरह गवर्नमेंट जब देती है, गवर्नमेंट एक इंडिकेशन देती है या इंसेंटिव देती है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करके अभी तो किसान पंजाब में राइस पर अभी तक तो नहीं आई उस तरह का। राणा जावेद साहब, अगर हम आपसे बात करें कि शहजाद साहब ने बड़ी पहले बात की कि जब हमारी फसल तैयार होती है तो जब आपकी खरीदारी का मसला आता है तो ब्रोकर हमें वो रेट देता ही नहीं है। एक मुख्तसर जवाब इसका क्या देंगे कि जब भी उसकी फसल तैयार होती है अच्छा रेट उसे नहीं मिलता? अगर उसकी फसल तैयार हो जाए और अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो उसको रेट पूरा मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन तो है। अब आप कंपीट अगर करते हैं इंडिया के साथ, अगर आप बात करते हैं ना, तो उनका तकरीबन 25 या 26 ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि उन्होंने एक पैरामीटर सेट किए होते हैं रेट्स के मुताबिक कि ये यहाँ पे इसकी बिलो एक रेट्स है, इसकी लिमिट्स हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट, जब तक हमारे फार्मर का वाली वारस गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। उसको इस कम अज़ कम इसकी पैरामीटर्स को सेट करना पड़ेगा। उसी पैरामीटर्स के तहत जो है वो राइस मिलर भी बाउंड हो जाएंगे उसको। जो राइस मिलर ने हमें बोलना है, हमने उसको ट्रेडिंग करनी है। हम अल्लाह माफ़ करे फार्मर्स को लूटने के लिए तो जाते नहीं हैं फील्ड में। अब फार्मर के साथ इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले तो खुद से जो है वो मंडियों में आना पसंद नहीं करता। फिर अगर हम लोग चले जाएं तो उनके रस्तों के इतने प्रॉब्लम होते हैं कि जहाँ पे उनकी फसल है ना, उन्होंने उधर ही लिफ्ट नहीं हो सकती। लेबर्स के प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम, हमें कितनी मुश्किलात करके उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। और उसके बाद ये ठीक 3 महीने 2 महीने के बाद कह रहे, मतलब ये ट्रेंड बन रहा होता है उसका कि हमने 1400, 1500, 1600 में गई और ये 2500 और 2300 में चली गई। अब उस गैप के अंदर कम से कम एक मन में 2 से 3 किलो तो वैसे ही उसको सौंप आ जाता है। अगर वो होल्ड ही उन्होंने करनी है, करते हैं अपर पंजाब वाले, होल्ड करते हैं, उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगाई हैं, इवन वो राइस में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल राइस में खुद कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसको राइस में नारंग मंडी चले जाए, छोटे छोटे लगे हुए हैं, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चीज़ ये है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट को इजी कर दें, अपने माल को ज़रा सही तरीके से उसको ले आएँ। दूसरा ये है कि आप अगर उसको थोड़ा सा गैप डाल के अपने इलाके में, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के उसको इस तरीके से उसकी कटाई करें कि वो स्लो चले जाए और तलब और रसद के अंदर जो है ना वो फ्लक्चुएशन ना आए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आज की मेरी अपनी ये रिपोर्ट है कि आरफ वाले मंडी में इस टाइम 70 to 80% माल पिछले 4 दिन से पड़ा हुआ है, कोई खरीदार नहीं। तो बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया राणा जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। शहजाद मलिक साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की यहाँ प्रोग्राम में। और शहजाद साबिर साहब, आप हमारे साथ अक्सर शरीक रहते हैं प्रोग्राम में, आपका शुक्रिया कि आपने गवर्नमेंट का के जो सिस्टम है उसमें रहते हुए जो फैसिलिटेशन आप ग्रोअर को दे सकते हैं उसके बारे में आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, अहम बात यह है कि यहाँ अभी चावल की फसल या धान की फसल काश्त करने वालों को बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, और ये तरबियत या आगाही हुकूमत की के बग़ैर उन्हें नहीं मिल सकती। ख़ास तौर पे जदीद तरीक़ा काश्त के हवाले से हुकूमत की तरफ यहाँ का धान या चावल का काश्तकार देख रहा है। हुकूमत क्या करती है ये उस पर है कि यहाँ से अगर अच्छी फसल लेनी है चावल की तो यहाँ के फार्मर को आगाही भी देनी होगी और सपोर्ट भी करना होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।